हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर है और उसमें आज सब्जेक्ट है पॉलिटी का एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेंगे। और डे नंबर 62 है, ठीक है। इससे पहले 61 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही साथ हिस्ट्री का भी चल रहा है फ्रेंड्स। हिस्ट्री में 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। और इडुटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, जो प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जुनून टेस्ट सीरीज जिसमें 8 टेस्ट हो चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें टोटल 17 टेस्ट थे, वो कंप्लीट करके मैं प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ और उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख लेंगे। और बिहार स्पेशल में इडुटेरिया का बिहार स्पेशल में चल रहा है फ्रेंड्स, जो बिहार तथ्य संग्रह था वो, और इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट भी चल रहा है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ 90 डेज प्लानर भी, और खान सर का बिहार स्पेशल टेस्ट चल रहा, करेंट अफेयर चल रहा है, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च का हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का टॉपिक है नागरिकता और मौलिक अधिकार, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन इसमें कौन होगा? तो जो सही कथन होगा वो हम देख लेंगे, और जो रॉन्ग होगा, जो गलत होगा, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, तो जो बिल्कुल सही है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत एकल नागरिकता प्रदान करता है, जहां नागरिकों के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके संबंधित राज्य की दोहरी नागरिकता होती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकता डबल होती है फ्रेंड, जबकि भारत में एकल है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 ने वंश द्वारा नागरिकों को 18 वर्ष की आयु के बाद अपनी भारतीय नागरिकता बनाए रखने की अनुमति दी, यदि वे भारत के विदेशी नागरिकों के रूप में भी पंजीकृत हैं। कथन तीसरा भी गलत है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे लोग जन्म से भारत के नागरिक हैं, बल्कि उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय नागरिकता की शर्तों को पूरा करता है? तो क्या क्या है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 3 और 4 है, तो हम 3 4 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, और दूसरा है पिछले 14 वर्ष के दौरान कम से कम 11 वर्षों से भारत में रह रहा व्यक्ति। तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा था, तो इसमें सही हो जाएगा डी। और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद जन्म से भारत का नागरिक है। कथन दूसरा भी गलत है। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए लोगों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और दूसरा उनके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है वंश से कैसे होते हैं? तो 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति भारत का नागरिक होने के योग्य है, यदि उसके माता पिता में कोई एक उनके जन्म के समय भारत का नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 को उनके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंशानुक्रमण द्वारा भारत का नागरिक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जब तक कि उनका जन्म तिथि से 1 वर्ष के भीतर या केंद्र सरकार अनुमति से उसकी अवधि को समाप्ति के बाद किसी भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना हो। पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता मिलता है फ्रेंड्स? तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो आवेदन करने से पहले 7 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवास करता है। नेक्स्ट है प्राकृतिकरण द्वारा।
तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को आवेदन पर प्राकृतिकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है यदि 12 महीने की उक्त अवधि के से ठीक पहले या 14 वर्ष के दौरान वह या तो भारत में रहता है या भारत में किसी सरकार की सेवा में रहा है या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से दूसरे कुल मिलाकर 11 वर्ष से कम नहीं की अवधि के लिए रहा है। इसलिए कथन और 3 और 4 सही है, बाकी वो दोनों गलत था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 में। जब नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से संवाद किया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, और जब नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो तो उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जब नागरिक पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी विदेश राज्य में 1 वर्ष के लिए कैद रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। फिर इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय नागरिकता के नुकसान का निम्नलिखित आधार प्रदान करता है। पहला क्या है, तो त्याग द्वारा। तो एक भारतीय नागरिक एक घोषणा करके या इसे अंततः पंजीकृत कराकर अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। समाप्ति द्वारा कैसे होता है, तो यदि भारतीय का कोई नागरिक जानबूझकर किसी अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और वंचना द्वारा, तो यदि नागरिकता धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाई तो और नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया तो इसलिए उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। नागरिक पंजीकरण या प्रकटीकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद किया गया है और 1 वर्ष के लिए नहीं यथा, इसलिए कथन तीसरा गलत बनता है। यदि नागरिक 7 साल से भारत से बाहर सामान्य रूप से निवास कर रहा हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई एकल नागरिकता का क्या कारण है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में नागरिकों के समान अधिकार का प्रदान करना है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटिश संसद से प्रभावित है। संस्थापक नवजात लोकतंत्र के भीतर विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए प्रस्तावना द्वारा उजागर किए गए हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागरिकता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति। न्यायालय के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। सरकारी पद धारण करने का विशेषाधिकार सार्वभौमिक मताधिकार का अभ्यास एक नागरिक द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रश्न में सबसे अच्छी परिभाषा पूछी गई तो इसलिए पहला स्थान सबसे अच्छा अर्थ लगाता है, जिसमें किसी परिभाषित राज्य का सदस्य होने की कानूनी स्थिति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन गलत हैं, तो डी कोई भी गलत नहीं है, इसमें सारे सही हैं। तो सही है तो सारे इसमें देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 जो है के तहत मौलिक अधिकार से विदेशियों को वंचित किया गया है, तो बिल्कुल ये सही है फ्रेंड्स। और ये आर्टिकल से आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, चाहे वह मित्रवत हो या विदेशी शत्रु गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनुच्छेद 22 में प्रक्रियात्मक प्रावधानों का लाभ के हकदार नहीं होता है। और कौन, तो विदेशी शत्रु, ठीक है। और एक विदेशी शत्रु न केवल भारत के साथ युद्धरत राज्य के विषय में शामिल है, बल्कि ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास करने वाले या व्यापार करने वाले भारतीय नागरिक में भी शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है, तो ये हमने सारे कुछ देख लिए हैं, वही चीज़ उसमें रिपीट किया गया है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया है, जो किस तारीख तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 2014 तक जो प्रवेश कर चुके हैं उनको मिल जाएगा नागरिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे लोकप्रिय रूप से CAA के रूप में जाना जाता है, भारत की संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 66 BPSC में ये वाली आ चुका था, तो अब ध्यान रखेंगे। इसमें डेट पूछ लिया था कि CAA कब लागू हुआ है, कब पारित किया गया है, तो 11 दिसंबर 2019 को, तो ध्यान रखेंगे। और इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। कानून इन देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है जो देशव्यापी विरोध और हिंसा का मुख्य कारण बना था। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उस टाइम बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था CAA को लेकर फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे कोरोना के टाइम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को नहीं मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय नागरिक के समान संग्रहालय में जाने के लिए प्रवेश शुल्क। उन्हें भारत में किसी भी अवधि के लिए रहने के लिए विदेशी क्षेत्र पंजीकरण अधिनियम FRRO के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। दीर्घकालिक वीजा वाले विदेशियों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। OCR राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश पत्र, NEE नीट संयुक्त प्रवेश परीक्षा, मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण जैसे प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। OCI कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत में आने के लिए बहु प्रवेश आजीवन वीजा पाने के हकदार है। संग्रहालय में जाने के लिए प्रवेश शुल्क NRI के समान है, भारतीय नागरिक के समान नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन से होंगे। तो यहाँ केवल एक नागरिकता और दो अधिवास है। केवल जन्म से नागरिक ही राज्य का प्रमुख बन सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दिए जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें क्या पूछ रहा था, तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है, दो अधिवास नहीं है, यहाँ पे एक ही अधिवास है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि भारत के क्षेत्र में अधिवास। कथन 2 भी गलत था। भारत में जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों ही राज्य के प्रमुख बन सकते हैं, जबकि अमेरिका में जन्म से नागरिक ही देश का राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी देश के किसी भी विदेशी को नागरिकता दिए जाने के बाद नागरिकता के नियमों में उल्लिखित परिस्थितियों में उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो पहला सही है, संविधान में नागरिकता से संबंधित अस्थायी या विस्तृत प्रावधानों का अभाव है, तो ये सही है। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं, तो दूसरा गलत है। देख लेते हैं क्यों। कि संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, 5 से 11 तक है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इससे इस संबंध में अस्थायी या विस्तृत प्रावधान नहीं है। यह मुख्य रूप से उन लोगों
की पहचान करता है, जो इसलिए इसके प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 पर भारत के नागरिक बन गए हैं, लेकिन यह उस स्थिति के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि को संबोधित नहीं करता है। दूसरा गलत है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो सरकार निर्दिष्ट करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक बनेंगे। यह एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया तो सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया था। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी, संसदीय विधान के माध्यम से। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के बारे में प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त जानकारी क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बन सकता है। नागरिक अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण और हानि के लिए प्रावधान करता है और इसे कई बार संशोधित किया गया है। इसलिए संसदीय विधान के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान और नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। इसमें पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। तो इसमें कितने कथन सही है फ्रेंड्स। तो केवल इसमें एक कथन सही है। उसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, लेकिन इसमें विस्तृत प्रावधानों का अभाव है। ठीक है, और पहला इसलिए गलत हो गया था। दूसरा इसलिए गलत है कि अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकों के स्वैच्छिक अधिग्रहण पे रोक लगाता है, न कि अनुच्छेद 7। तो दूसरा भी गलत हो गया था। और तीसरा सही है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा एक, जिसमें एक सही है, जिसमें थर्ड वाला सही था। संसद के पास नागरिकता से संबंधित नियम स्थापित करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, असमाप्ति से भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, शांति काल के दौरान स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर या बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। हालांकि यह प्रावधान उस युद्ध के दौरान लागू नहीं होता है जिसमें भारत शामिल है। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकता है। तो इसमें क्या क्या हो गए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, कि अनिवार्य रूप से समाप्त कर लेंगे। धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने को अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार करने या संवाद करने, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद होने और 7 साल तक भारत से बाहर लगातार साधारण निवास करने सहित विभिन्न शर्तों के तहत भारतीय नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक बार मॉक टेस्ट में हमें मिल गया था कि प्राकृतिकरण के बाद 5 साल के भीतर किसी भी देश में 1 साल के लिए कैदी होना, तो 1 साल के नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 साल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कौन सा है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 जो सही है वो देख लेते हैं, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में कवर करेंगे। तो एनपीआर डेटा को शुरू 2010 में जनगणना 2011 की और 11 के गणना के दौरान एकत्रित किया गया था। और दूसरा है एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीयकरण पहचान पत्र करना नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया। तो 1 और 3 सही है, जबकि 2 और 4 गलत है। वो गलत क्यों है वो हम देख लेते हैं।
तो एनपीआर डेटा को शुरू 2010 में जनगणना 2011 के दौरान एकत्रित किया गया था, तो ये तो सही था। गृह मंत्रालय के अनुसार सामान्य निवासी वे व्यक्ति हैं जो कम से कम पिछले 6 महीने से अस्थायी क्षेत्र में रह रहे हैं। तीसरा सही था क्या, तो तीसरा तो हम लोग देख लिए थे। चौथा गलत क्यों था, तो वो देखते हैं कि 2004 में संशोधित नागरिक अधिनियम ने धारा 14 पेश की और जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के अनिवार्य पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है। हालांकि इसमें भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर NRIC या नागरिकों के रजिस्टर क्या है, तो NRC के रखरखाव का स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता की अवधारणा कुछ विशेषताओं द्वारा चिन्हित है। भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, जिसमें केवल 4 सही है। भारत में एकल नागरिकता की प्रणाली भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के लिए समान अधिकार प्रदान करता है, तो ये सही है। बाकी तीनों गलत था। क्यों गलत था वो देख लेते हैं। तो पहला कथन, भारतीय नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त है, तो ये सही है। और भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता की अनुमति देता है, अब जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघीय दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाता है। तो दोहरी नागरिकता कहाँ कहाँ है फ्रेंड्स, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोहरी नागरिकता की प्रणाली अपनाता है, न कि भारत की तरह एकल नागरिकता, तो ये भी गलत था, इसलिए हमारा वो गलत हो गया था। और चौथा सही है जो हमने देख लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके संगत विवरणों से सुमिलित करना है और यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें अनुच्छेद 5 में क्या है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। और अनुच्छेद 11 में क्या है, तो संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी पहले हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा। अभी मौलिक अधिकार के भी पढ़ लेते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं फ्रेंड्स। और मौलिक अधिकार 14 से 14 से लेकर के 35 तक होता है, तो ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। 14 से नहीं है फ्रेंड्स, ये 12 से ही है, ठीक है। लेकिन 14 में समता का अधिकार है, तो वहाँ से हम लोग जानते हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। तो इसका देख लेते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो ये अधिकार प्रत्येक नागरिक के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करता है, तो बिल्कुल सही है मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार देश के अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करता है, तो ये भी सही है। ये बहुसंख्यकों के शासन के लिए लोकतांत्रिक वैधता का ढांचा स्थापित करते हैं, तो ये भी सही है। और मौलिक अधिकार का आचरण नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता के मानक प्रदान करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर था डी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, उसमें और भी डिटेल्स में बताया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कितनी, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। ये आवश्यक मानवाधिकार है और जिसने यूएसएस से अधिकार विधेयक से अपनी प्रेरणा प्राप्त की है। यह सभी भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा कि जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यूएसएस से लिया गया है। मौलिक अधिकार क्या है, तो समानता के अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के अधिकार आदि के माध्यम से देश में अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता है। वे कानून के शासन और कानून के समान संरक्षण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता के रूपरेखा स्थापित करते हैं। यह सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक अपनी न्यायोचित और उचित प्रावधानों के माध्यम से आचरण
नागरिकता और न्याय निष्पक्षता के मानक प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है। वे सरकार पे नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर्ड मौलिक अधिकारों पे पहला लिखित दस्तावेज है। तो ध्यान रखेंगे, अंतिम लक्ष्य मनुष्य के शासन के बजाय कानून का शासन स्थापित करना है और नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य सरकार के मनमाने कानून बनाने से रोकना और क्या है, तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। और एक और बात है फ्रेंड्स कि जब भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये भी है और इसमें रीट भी जारी होता है फ्रेंड्स, 32 रीट है। तो ध्यान रखेंगे। 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर मौलिक अधिकारों पे पहला लिखित दस्तावेज था और इसे बैरन के दबाव में आकर बनाया गया था, इसलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत का जितने भी कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, वे सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक के विचारों को बढ़ावा नहीं देता बल्कि राजनीतिक लोकतांत्रिक को बढ़ावा देता है, विचारों को बढ़ावा नहीं देता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की तरह गारंटी पूर्ण अधिकार है और वे प्रकृति में पवित्र है और उन्हें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम नहीं किया जा सकता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें और एक और है, ये सभी संसदों या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर लागू किए जाते हैं और ये प्राकृतिक में न्यायोचित है। तो सभी इसमें सही है, फिर सही ही पूछ रहा था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तहत गारंटीकृत पूर्ण अधिकार नहीं है बल्कि वे प्राकृतिक में योग है जिन पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और वे प्राकृतिक में पवित्र नहीं है। वे केशवानंद भारती बनाम मामले में लिखित निहित मूल संरचना सिद्धांतों को प्रभावित किए बिना संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें कम किया जा सकता है। उनमें से कुछ संसद और कुछ राज्य विधानमंडल नहीं है द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर लागू किए जाते हैं, जिसमें से अधिकांश स्वतः निष्पादक हो या है यानी अपने आप लागू होने योग्य है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, अर्थात यदि किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। तो मैं पहले ही बता रखी थी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कानून के शासन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को लागू नहीं है, भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं है, तो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारत में संविधान व्यक्तियों के अधिकार का स्रोत है, हालांकि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। दूसरा है, सभी नागरिकों को भूमि के कानून के प्रति समान अधीनता कानून के समक्ष समानता को प्रतिपादित करती है, जो अनुच्छेद 14 का मूल आधार है। और तीसरा गलत था कि कानून में मनमानी शक्तियों का अभाव क्योंकि व्यापक विवेकाधिकार शक्तियों भी कानून के शासन का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं, तो भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता प्रावधान से संबंधित है, जो अभी हमने पहले देखा। और मौलिक अधिकार बुनियादी मानवाधिकार का एक महत्वपूर्ण है और जिसकी गारंटी भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दी गई है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 to 155 संघ सरकार की संरचना और कार्यपालिका से संबंधित है और भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे। और भाग 4A है मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि यूएसएसआर से लिया गया है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस स्रोत से उधार लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका संविधान से। ठीक है, हमारे संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित है और ये आवश्यक मानवाधिकार जिन्होंने यूएसए अमेरिका के विधेयक से अधिकार विधेयक से प्रेरणा ली गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि पिछले बार एग्जाम में पूछ लिया था कि डीपीएसबी कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। उसी तरीके से मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन 2 और 3 है, तो 2 और 3 आंसर देख लेंगे, बाकी को हम कवर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन से। तो जब उनका उल्लंघन किया जाता है तो वे न्यायोचित होते हैं और संसद उन्हें केवल संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कम या अधिक निरस्त कर सकती है। तो दोनों सही है। मौलिक अधिकार कुछ मामले में भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के माध्यम से सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी में क्या क्या है, तो संविधान का अभिन्न समावेश क्या है, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में सहजता से एकीकृत किया गया है जो एक ऐसा मुख्य घटक है जिसे सामान्य कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संरक्षण, तो इन अधिकारों को संविधान द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत किया गया है जिससे उनका महत्व और परिवर्तनीयता सुनिश्चित होती है। योग और संशोधन आयोग क्या है, तो हालांकि मौलिक अधिकार पूर्ण या अस्थायी नहीं है लेकिन उन्हें केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही सीमित किया या संशोधित किया जा सकता है जिससे उन्हें आवश्यक चरित्र को संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट है न्यायोचित प्रकृति, तो मौलिक अधिकार न्यायोचित है जिससे सब व्यक्तियों को अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालयों में कानून का सहारा लेने की अनुमति मिलती है। आपातकालीन निलंबन, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21, ये बहुत बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा कि आपातकाल के समय में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होती है, तो 20 और 21 के तहत संरक्षित अधिकारों के अपवाद के साथ कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। संसदीय प्रतिबद्धता प्राधिकरण क्या है, तो संसद अनुच्छेद 33 में उल्लेखित विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान सशस्त्र बलों जैसे विशिष्ट समूहों पर मौलिक अधिकार के आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त करने की शक्ति रखता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहला है और इसमें क्या पूछ रहा है, तो सही कथन को चुनना है। तो केवल एक सही है, जो सही है वही देख लेते हैं। तो सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका अपमान करते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक या और अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सही है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि किसी कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है, जो रीट दिया जाता है, रीट बोला जाता है फ्रेंड्स, जिसमें अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट द्वारा रीट जारी किया जाता है। और अंबेडकर ने ही बोला था कि अनुच्छेद 32 के बारे में कुछ बोले थे, तो यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक संशोधन और अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अतिरिक्त जानकारी, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द करना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 यह निर्धारित करता है कि मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक कोई भी कानून अमान्य माना जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र क्या है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून की वैधता पर निर्णय लेने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को निहित है। संवैधानिक संशोधन के लिए छूट क्या है, तो अनुच्छेद 13 हालांकि संवैधानिक संशोधन को चुनौती से स्पष्ट रूप से छूट देता है क्योंकि उन्हें सामान्य कानून नहीं माना जाता। केशवानंद भारती केस अपवाद में है, तो ऐतिहासिक से केशवानंद भारती केस जो 1973 ठीक है 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ जाएगा।
बढ़ गया। और न्यायालयों का रीट क्षेत्राधिकार क्या क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के माध्यम से और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के माध्यम से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार वारंटों सहित रीट जारी करने का अधिकार रखता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन से ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कानून के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है, गलत कथन को पूछ रहा है, तो कौन से गलत है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें केवल एक गलत है, तो गलत को छोड़ देते हैं और सही को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि गलत पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसको कवर कर लेंगे। तो कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है और सभी नागरिक समान रूप से देश के कानून के अधीन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला गलत था, दूसरा और तीसरा सही है। तो पहला गलत क्यों था, तो एल्बर्ट वेन डाइसी द्वारा प्रतिपादित कानून के शासन की अवधारणा कानून और संवैधानिक ढांचा का अभिन्न अंग है। इसके महत्व को उजागर करने वाले 3 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला कौन है, तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, कानून के शासन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत शामिल है। और दूसरा में है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति समान कानून ढांचे के अधीन हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संविधान के स्रोत के रूप में मौलिक अधिकार, तो कानून का शासन मौलिक अधिकारों को संविधान की नींव के रूप में देखता है, उसकी सर्वोच्चता पर जोर देता है। यह स्थापित करता है कि नागरिक अधिकार कानून से प्राप्त नहीं होते बल्कि अंतर्निहित होते हैं और संविधान इन अधिकारों को रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया गया है। एक व्यक्तिगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए सिद्धांत, तो कानून का शासन एक व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिद्धांतों या आदर्शों के एक समूह को शामिल करता है और यह देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून के अधीन रहने पर जोर देता है तथा कानूनी सिद्धांतों के प्रति एकरूपता, निष्पक्षता और पालन की वकालत करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 हैं। कौन कौन है, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, और सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसरों के समानता, ये तो उसको भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2। निम्नलिखित मौलिक अधिकार केवल भारत में नागरिकों को उपलब्ध है जो अनुच्छेद 15 यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 यह जाति, धर्म और लिंग की परवाह किए बिना सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, जो भारतीयों को प्राप्त है ना, उसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, फिर हो गया 29 और 30। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और बाकी जितने भी अनुच्छेद है ना, वो भारतीय और विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, यह प्रत्येक नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ बनाने और आवागमन, निवास और व्यवसायों का अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो यह सभी धार्मिक संप्रदाय को शिक्षा और चिकित्सा राहत के मामले में गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए मुक्त और धर्मांत संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानवाधिकार चार्टर को दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। दूसरा है, इसमें गलत पूछ रहा है, तो वो तो सही था। और दूसरा है, मौलिक अधिकारों के प्रावधान मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा के प्रावधानों को दर्शाता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, 2023 में मानवाधिकार सार्वभौमिकता घोषणा
75वें वर्षगांठ मनाए गए हैं, तो ये भी सही है। इसमें गलत कौन है, तो तीसरा गलत है। संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है, तो तीसरा गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं। पहला तो सही था क्योंकि हमने देख लिया था। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार चार्टर को अपनाया गया था और इसका उद्देश्य सभी लोगों को अस्तित्व के मूल अधिकार प्रदान करना था। दूसरा भी सही है। मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा मूल अधिकार है जिनका सभी मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से लाभ उठाना चाहिए, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म और कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। इसलिए हमारे मौलिक अधिकार इससे प्रेरणा लेती है। तीसरा गलत था। क्यों गलत था, तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि हर किसी को अकेले और साथ ही दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उससे संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है कि अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता का अंत लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति के अधिकार को तो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, उसको विधिक अधिकार बनाया गया है, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन 4 सही है, जिसमें मानवाधिकार दिवस से हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा की मंजूरी दी थी। 2023 में घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है। 2023 की थीम क्या थी, तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 दिसंबर से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सके दिसंबर का क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार का जो डेट है 10 दिसंबर और उसका थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड अमेरिका में संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता की वकालत करता है। कारण में क्या है, तो इंग्लैंड में न्यायालयों के पास कार्यकारी अत्याचारों के खिलाफ व्यक्ति की रक्षा करने की पूरी शक्ति है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों पर विधायी आक्रमण के खिलाफ न्यायालय शक्तिहीन है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय बिल ऑफ राइट्स के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के आधार पर कांग्रेस के अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सक्षम है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला तो सत्य है पर दूसरा गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता के विपरीत न्यायिक सर्वोच्चता की वकालत की गई है, जबकि हमारे यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता है, ध्यान रखिएगा। और अंग्रेज कार्यपालिका शक्ति के दुरुपयोग से व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी संविधान के निर्माता न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका की निरंकुशता से भी आशंकित थे, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। डेट 63 हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके डे 1, डे 2 और डे 3 करके ऐसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।